हेलो दोस्तों, आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। देखो, हम जो अपनी करंट अफेयर्स का सेशन ले रहे थे, हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, लेकिन अब इस 10 मिनट के शो में आज हम आपसे एक स्टैटिक जीके के टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए थे, उसमें एक एग्जाम के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा ज्यादातर पेपरों में कि एक लैंग्वेज से संबंधित काफी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, चाहे वो यूएनओ की लैंग्वेज हो या हमारे हिंदुस्तान की संवैधानिक भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या एक तरह से भारत की क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा के बारे में क्वेश्चन पुट किए जा रहे हो। ठीक है, तो बात करेंगे इन तीनों चीजों के बारे में कि लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज है, वो क्लासिकल लैंग्वेज का क्या आधार होता है, क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं, इन प्रेजेंट टाइम में भारत की कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है ना, और दूसरी भारत की इन प्रेजेंट टाइम में मान्यता प्राप्त भाषा संविधान के अंदर कौन कौन सी है ना, और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हमारे अपडेट होके आते हैं। उसके बाद हम थोड़ा यूएनओ में चलेंगे। यूएनओ के अंदर भी काफी मान्यता प्राप्त भाषा है, तो उन भाषा के बारे में भी बात करेंगे, उन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जैसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, शेयर करना है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साइड में जो बेल आइकन आप उसको दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इस समय पर। बात करते हैं आज की इस एडिशन में छोटा सा प्यारा सा सेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो, जैसे कि थंबनेल पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा और संवैधानिक भाषा है। तो क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, और कौन कौन सी वर्तमान में एक तरह से मान्यता प्राप्त भाषा है क्लासिकल। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। देखो, क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं, है ना। कई बार स्टेटमेंट के एग्जाम अगर आप बैठे हो, तो वहां पर आपको एक तरह से स्टेटमेंट के अंदर कथन डाल के अंदर आपको पूछा जाएगा कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज का आधार है, यानी कि आप कौन कौन सी एक तरह से पॉइंट को वर्गीकृत कर सकते हो क्लासिकल लैंग्वेज के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें देखो, फरवरी 2014 में भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है ना, उसके द्वारा एक कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज होगी, या इसके आधार क्या होंगे क्लासिकल लैंग्वेज के। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार क्या है। देखो, जो ये क्लासिकल लैंग्वेज है, चाहे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, जो भी क्लासिकल लैंग्वेज होती है ना, तो उनका सबसे पहला आधार तो क्या होता है, इनके जो ग्रंथ होते हैं, इनके जो प्रारंभिक ग्रंथ होते हैं, इनका इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना। मेरी बात को समझना, इनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, यानी कि कम से कम 1500 या 2000 वर्ष पुराना, या इससे ज्यादा भी पुराना इनका इतिहास हो सकता है, इन क्लासिकल लैंग्वेज के ग्रंथों का इतिहास। ठीक है, प्राचीन साहित्य ग्रंथ एक हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ठीक है, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, मतलब कि कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है ना, यानी कि ज्यादातर क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सी भाषा शामिल होगी, क्लासिकल लैंग्वेज में ज्यादातर वो भाषा शामिल होती है जिन भाषाओं का एक तरह से जो प्राचीन लेखन कार्य है, या प्राचीन जो ग्रंथ वगैरह है ना, लगभग 2000 या 2000 साल से पुराना एक तरह से लेखन का हमें वर्तमान में प्रमाण मिलता हो, उस भाषा को हम क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में सेट कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम की बात करें 2014 से, है ना, अगर हम इसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे देश के अंदर वर्तमान में, यानी कि आज की तारीख यानी 7 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, यानी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए आपको एक तरह से डेट के बारे में रूबरू भी मैं करवा दूं। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय तक हमारे देश में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है ना, वो वर्तमान में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। और एसएससी में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज का उदाहरण है या कौन कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में वर्तमान में, तो देखो 2004 से लेकर और 2014 तक की बात करें ना, तो वर्तमान में भारत में कितनी भाषा है, 6 प्रकार की है। अब कब कब कौन कौन सी को एक तरह से क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो इसमें एक तमिल, सन 2004 में तमिल क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया था। संस्कृत भी क्लासिकल लैंग्वेज का उदाहरण है 2005 से, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, और सबसे नई, है ना, आपसे पूछे भारत की सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, सो सबसे न्यू क्लासिकल लैंग्वेज उड़ीसा साइड में बोली जाती है 2014 से, ओडिया भाषा। ठीक है, तो ये भारत की वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल आप लोग जानते हो कि तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। संस्कृत हमारी वैदिक एक तरह से सभ्यता की भाषा, भारत की प्राचीन भाषाओं में नाम है। वैसे भारत की प्राचीनतम भाषाओं में तमिल और संस्कृत का नाम ही ज्यादातर आगे आता है ना। कन्नड़ आप लोग जानते हो कि कर्नाटक साइड में, तेलुगु आंध्र प्रदेश, है ना। भाषा के आधार पर अलग होने वाला हिंदुस्तान का पहला अगर कोई राज्य था तो आंध्र प्रदेश था, तेलुगु भाषा के आधार पर
अलग किया गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मलयालम जो है ना, केरल और लक्षद्वीप की राज्य की भाषा मलयालम है। तो ये वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज के उदाहरण है, ये वर्तमान में भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आप लोग शायद इसके बारे में समझ चुके होंगे। क्लासिकल लैंग्वेज का आधार क्या होता है, वर्गीकरण किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो ये इसका आधार मैंने आपके सामने पेश किया, या आपको स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे आप लोग। और कौन कौन सी वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज है आपके सामने। इन प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 है, ठीक है। थोड़ा सा और बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। ये तो क्लासिकल की बात की थी, लेकिन वर्तमान में भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यानी कि संवैधानिक भाषाएं कौन कौन सी है। और आप लोग जानते होंगे भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर टोटल जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल यानी कि 12 अनुसूची है। और उन 12 अनुसूची में अनुसूची नंबर जो 8 है ना, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा को मान्यता दे रखी है, 22 भाषा को मान्यता दे रखी है 8वीं अनुसूची में। अब हम बात भी करना चाहेंगे आपके साथ कि 22 भाषा वर्तमान में कौन कौन सी मान्यता प्राप्त है ना। और जब संविधान बना था यानी मूल संविधान की बात करें हम, 26 नवंबर 1949 के दिन की बात करें, तो उस समय देश के अंदर मान्यता प्राप्त भाषा कितनी थी, और वर्तमान में 2023 तक की बात करें तो कितनी हो चुकी है। ये सारी चीजें आपने शायद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। 8वीं अनुसूची यानी क्या है, इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। यानी कि संविधान में एक तो अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक के जो अनुच्छेद है ना, यानी कि आर्टिकल नंबर 343 343 से और 51 तक के जो आर्टिकल है ना, वो हमारे भारत के संविधान में भाषा से संबंधित आर्टिकल है। भाषाओं के बारे में अलग अलग यहां पर एक तरह से पॉइंट लिखे गए, हम बात भी करेंगे आपके साथ कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। 22 भाषा वर्तमान में संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त है ना, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और कौन से संविधान के भाग में। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब हमारे देश के अंदर इन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन कौन से संविधान के अंदर 22 भाषा है जिनको इन प्रेजेंट टाइम में आप एक तरह से मान्यता प्राप्त के रूप में सुनते हो। तो असम साइड में बोली जाती है असमिया लैंग्वेज, असमिया, बंगाली यानी बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी एंड मलयालम, ठीक है। ये वर्तमान में कुछ 22 भाषा है, आप इनको समझ सकते हो। ये इन प्रेजेंट टाइम में भारत की 22 भाषा है जो वर्तमान में संवैधानिक भाषाओं का एक तरह से दर्जा प्राप्त है। आज तक की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा 22 है। लेकिन जब हमारा देश का संविधान बना था ना, मेरी बात को समझना, जब देश का संविधान बना था यानी मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में हमारे देश में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में मान्यता प्राप्त जो भाषा है ना भारत में, वो टोटल 14 भाषा थी, बट वर्तमान में एक तरह से 22 हो चुकी है। तो कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, ठीक है, ये भी आपने थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कौन सी भाषा को कब भारत के संविधान में जोड़ा गया, जैसे 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि मूल संविधान में एक तरह से 14 थी, तो बाद में सबसे पहले जुड़ने वाली जो भाषा है ना वो सिंधी भाषा हुआ करती थी। वर्तमान में सिंधी लैंग्वेज 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, आप दो चीज नोटिस करना, यानी संशोधन नंबर कौन सा है और भाई साहब कब हुआ और क्या एक तरह से हुआ, तो सिंधी भाषा बाद में जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। इसके बाद हमारे देश में 71वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, तो इस समय भारत के अंदर 3 भाषा जोड़ी गई थी। और 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो 3 भाषा जोड़ी गई थी। नमक, नमक जोड़ा गया था। नमक, नमक बोले तो क्या, जैसे कि नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी, यानी कि नमक से याद कर लेना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों को एक साथ जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और वर्तमान में टोटल 22 हो चुकी है। लेकिन भारत के अंदर एक 92वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जो कि 2004 में प्रभावी हुआ था। संशोधन 2003 में हुआ, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, ये संशोधन 2004 में कंप्लीट प्रभावी हो चुका था। तो इस समय भारत के अंदर बोडो नाम की लैंग्वेज है, डोगरी नाम की लैंग्वेज है, मैथिली नाम की लैंग्वेज है और संथाली नाम की लैंग्वेज है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संथाली एक तरह से लैंग्वेज, सॉरी क्या नाम है, जो एक
संथाल जनजाति भी होती है, भाषा तो होती है, ठीक है, एक संथाल जनजाति भी है, तो राष्ट्रपति जी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। तो संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना, इन सभी को हमारे देश में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त अगर की जितनी लैंग्वेज हो चुकी है तो 22 लैंग्वेज है। मूल संविधान में 14 हुआ करती थी। तो ये सारी बातें आप भाषा के बारे में इसको भी समझ चुके होंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी कि भारत का जो संविधान है ना, उस संविधान के अंदर आर्टिकल 343 से 351 में ओनली भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में किस भाषा का वर्णन है, थोड़ा सा फोकस करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। और आपने इंडियन पॉलिटी के अंदर इन चीजों को पढ़ा भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा भी होगा। जैसे कि अनुच्छेद 343 से शुरू करते हैं, इसमें संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया और हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, लेकिन भारत की जो राजकीय भाषा है ना, राजकीय भाषा, तो भारत की एक तरह से राजकीय भाषा हिंदी है। तो संघ की जो राजभाषा है ना, वो भारत की संघ की जो राजभाषा होगी वो आर्टिकल 343 में वर्णित है। कुछ मेन आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं जो ज्यादातर एसएससी हमेशा रिपीट करती है, आप उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ना कि आपने सारे ही याद करनी है। एक आर्टिकल नंबर 345 यानी कि 345 है, इसमें क्या लिखा गया, इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल में भाषा अपनाने का अधिकार है। यानी कि जो किसी भी स्टेट के एक तरह जो विधानसभा होती है ना, या किसी राज्य का जो विधानमंडल है, तो वो अपने राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो आर्टिकल 345 के तहत वो कोई भी राज्य अपने विधानमंडल में कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, चाहे इंग्लिश करना चाहे, तेलुगु करना चाहे, या कोई भी भाषा का प्रयोग करना चाहे विधानमंडल में। जैसे कि हरियाणा चंडीगढ़ विधानसभा में जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी, है ना, तो आर्टिकल 345 के तहत कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अपने विधानमंडल में। आर्टिकल 348 में क्या लिखा गया, मेन में अगर चले तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट में एक तरह से कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, ठीक है, तो इसका वर्णन संविधान के अंदर 348 में है। बट ध्यान रखना 348 के दो आर्टिकल और है, एक आर्टिकल 348 ए और अनुच्छेद 348 बी, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा फोकस करना। ये जो भाई साहब 248 के दो पार्ट और है, ए एंड बी, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों ये। तो 348 ए क्या बोलता है, जब तक संसद कानून प्रदान नहीं करती तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगी। मेरी बात को समझना, भारत के संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन इन 22 भाषा में ना नेपाली भी संवैधानिक भाषा है, लेकिन संविधान में अंग्रेजी मान्यता प्राप्त नहीं है। बट संविधान के आर्टिकल 348 ए क्या बोलता है कि जब तक संसद कानून प्रदान नहीं करती कोई भी कानून, तब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा ही अनिवार्य होगी, इंग्लिश में एक तरह से बातचीत की जाएगी। 48 ए बोलता है। अब तुम सोचोगी जी ऐसा तो जी जरूरी नहीं है, कई ऐसे हिंदी प्रदेश क्षेत्र है या कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजी एक तरह से बोली नहीं जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 348 बी में ऑप्शन दिया गया, क्या दिया गया 348 बी में, कि राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भाषा का प्रयोग कोर्ट में करवा सकता है। जैसे कि मान लो अपने हरियाणा की बात कर लेते हैं, है ना, हरियाणा के अंदर एक तरह से हिंदी भाषा, हरियाणा कोर्ट में, चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है अपना, ठीक है, यहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर कोर्ट में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए ना, तो हम करवा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भाषा का प्रयोग इधर कोर्ट में एक तरह से लगवा सकता है, कोई भी भाषा को कोई भी भाषा का प्रयोग करवा सकता है। तो 348 बी में ये कहा गया है, ठीक है। ये इन दोनों आर्टिकल को समझना, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इन आर्टिकल के हमेशा कवर होते हैं। एक आर्टिकल 351, यह हिंदी भाषा, इसमें कहा हिंदी जो भाषा, भारत की जो राजभाषा हिंदी है ना, तो हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है। यानी हिंदी भाषा को दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए आर्टिकल 351 के तहत दुनिया में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, 351 है। ये आप लोग समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट मेन आर्टिकल के बारे में मैंने बात किया है। कुछ और बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, दुनिया के अंदर यूएनओ नाम का जो संस्था है, तो जो यूएनओ है ना, तो वर्तमान में तो यूएनओ में टोटल कितने देश है, 193 देश है। अब जो 193 देश है ना यूएनओ में, अब भाई साहब 193 देशों में तो अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज ही बोली जाती है। लेकिन वर्तमान में जो दुनिया में यूएनओ संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को जो स्थापित किया गया था, अलग से टॉपिक है, आपके सामने डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में भी। तो यूएनओ के अंदर वर्तमान में मान्यता प्राप्त
प्राप्त जो भाषा है ना, वर्तमान में यूएनओ के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो 6 है, और उसकी एक छोटी सी कोडिंग ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, SR फेस। ठीक है, SR फेस, एक यहां पर मैंने शब्द लिखा SR फेस, ये वर्तमान में यूएनओ में मान्यता प्राप्त एक तरह से भाषा के बारे में है। तो एस से क्या बनेगा, एस से जैसे कि स्पेनिश आप लोग बना लेना, स्पेनिश यहां पर आपको देख रहा होगा स्पेनिश। आर से आप लोग बनाने रूसी लैंग्वेज यानी रूस में बोली जाती है। ठीक है, एफ से आप लोग बना लोगे फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज सॉरी। ए से जो है ना, ए से अमेरिकन मत बना लेना, ए से बनेगा अरबी जो कि नवीनतम भाषा है, तो अरबी ए से। ठीक है, सी से अपना बन जाएगा चीनी यानी कि चाइनीज लैंग्वेज मंदारिन भाषा, और ई से भाई साहब इंग्लिश बना लेना यानी कि अंग्रेजी। तो SR फेस वर्तमान में यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा 6 है, तो इनकी छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर सकते हो यूएनओ में। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त भाषा यूएनओ में 6 है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक चीज और आपने सुना होगा, यूएनओ के अंदर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि सुरक्षा परिषद है, जिसके अंदर 10 एक तरह से नॉन परमानेंट कंट्री और 5 परमानेंट कंट्री है। तो यूएनओ में जो परमानेंट कंट्री है ना, यानी कि स्थायी जो देश है, उसकी एक कोडिंग होती है, और उसकी कोडिंग होती है आर फेस। ठीक है, आर फेस। तो यूएनओ में मान्यता प्राप्त एक तरह से देश कितने हैं सुरक्षा परिषद में, या एक स्थायी देश कितने हैं, 5 है। जैसे आर से रसिया, एफ से फ्रांस, ए से अपना बन जाएगा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी से चाइना, और ई से इंग्लैंड कर देना आप लोग, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ठीक है, ये यूएनओ में मान्य क्या नाम है, एक स्थायी सदस्य के रूप में है। और कल न्यूज आपने सुना होगा, रूस जो है ना, हमें यूएनओ के अंदर 5 स्थायी सदस्यों में 6ठा देश हमें बनाने की रूस भी पेशकश कर रहा है। ये शाम की न्यूज आपने देखा होगा, यूएनओ में पढ़ लेंगे। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है ना, वो अंग्रेजी भाषा होती है। वर्ल्ड में सर्वाधिक बोली जाने वाली इंग्लिश है। सेकंड नंबर पर मंदारिन लैंग्वेज है, और मंदारिन लैंग्वेज है ना, ये चाइनीज लैंग्वेज या मंदारिन लैंग्वेज एक ही है। और हिंदी दुनिया में टॉप तीसरे नंबर पर दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। स्पेनिश टॉप 4 में है, फ्रेंच एक तरह से आगे आ जाता है। तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा, उसके बाद मंदारिन, पहले मंदारिन हुआ करती थी, बट इंग्लिश सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो तमिल और संस्कृत वर्ल्ड की सबसे प्राचीन भाषाओं में इनका नाम आता है ना। इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 का समय था, हमारे देश के अंदर पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। और उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल। लेकिन भारत का जो हिंदी दिवस है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, वो 14 सितंबर को मनाते हैं। रीजन काफी है, जैसे 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है, उसको संविधान में, या जो अपनी लिपि है देवनागरी, जो स्क्रिप्ट है हमारी देवनागरी, उसको संविधान में मान्यता दी गई थी, है ना। और एक राजेंद्र नाम का आपने साहित्यकार सुना होगा, उनका भी इससे उपलक्ष्य, उनके जन्म का उपलक्ष्य भी बनता है। तो काफी रीजन हो जाते हैं हिंदी दिवस मनाने के। तो ये सारी चीजें है। तो छोटा सा टॉपिक था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एक तरह से सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने एक तरह से सेशन अच्छा लगा, पसंद किया, तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन आप लोग उसको दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ऐसे आप लोग पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।